हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमाफिया। आज इस लेक्चर में हम क्लास 11 का सेट्स इसको हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारी एग्जांपल, सारी एक्सरसाइजेज, हर एक क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे। और ये डुअल मोड में होगा। एक मोड होगा प्रेजेंटेशन मोड, जो तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको तो प्रेजेंटेशन मोड में मैं समझाऊंगा आपको। और जो थोड़े से ट्रिकी या जिनको सॉल्व करना चाहिए उनको फिर मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख के सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट के सेट्स होते क्या हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट क्या होता है। देखो, सेट बेसिकली कोई भी एक कलेक्शन हो सकती है, कैसे भी ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल होगी जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हमें पता है कि इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे। ठीक है, दूसरा कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हमें पता है कौन कौन से हैं, उनकी कलेक्शन हो गई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3। मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ इतना ही सेट चाहिए जिसमें 3 नंबर्स हों, 1 2 एंड 3, तो ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, ओके। सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, तो ए ई आई ओ यू, अगर मैं सिर्फ इसका सेट लूँ तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो वो सेट नहीं हो सकता। जैसे 5 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब 5 बेस्ट बैट्समैन, अब किन को बोलोगे? अब ये क्राइटेरिया जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्या हम उनको लेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच जीते हैं? क्या हम उनको लेंगे जिनके सबसे ज़्यादा रन हैं? क्या हम उनको लेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सिक्सर्स मारे हैं, सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज आज तक स्कोर की हैं? तो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ओके, तो ये डेफिनेशन जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये एक सेट नहीं बन सकता। ओके, तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम सेट किसको बोलेंगे? एक ऐसी कलेक्शन को जिसमें हमें एग्जैक्टली पता हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अगर हम ये कंक्लूड ना कर पाएं कि एक कलेक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो उसको हम सेट नहीं कह सकते। तो ये होता है सेट। तो सेट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास सेट्स की। एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, जैसे मान लो मैंने एक कलेक्शन लेनी है नंबर्स की 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी कलेक्शन है 5 नंबर्स की, और इनको जब मैं 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा तो इस फॉर्म को मैं बोलूंगा टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ओके, अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैं पहले लिख दूं 3 फिर 4 फिर 5 फिर 2 फिर 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक कलेक्शन है। ठीक है, जैसे आपके क्रिकेट के 11 प्लेयर्स हैं। ठीक है, मैच खेलने गए तो उनका एक सेट बन गया। ठीक है, 11 प्लेयर्स जो खेलने गए। अब कौन ओपनर है, कौन बाद में आ रहा है, कौन बीच में आ रहा है, किसका ऑर्डर चेंज करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 11 प्लेयर्स का एक सेट बन चुका है। ठीक है, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम काउंट करते हैं, उन्हीं से ही सेट बनता है। ठीक है, अब दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी सेट को मैं एक ऐसे तरीके से लिखूंगा जिसमें एक तरह से इनकी डेफिनेशन लिखी गई हो। ठीक है, जैसे मैं ये लिख सकता हूं कि ए एक ऐसा सेट है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये जो कॉलन डले हुए हैं बीच में, तो कॉलन मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। हमें पता है 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, और हमें यह भी पता है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है या 5 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो एक्स इज 1 2 3 4 5, तो ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप इसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। मतलब होता है आपके पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे मैं इसी को लिख सकता हूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स, एक्स मतलब कि एक वेरिएबल है। ठीक है, वो सारे नंबर्स एक्स यानी कि वो सारे नंबर्स जो नेचुरल नंबर हैं और एक्स की वैल्यू 6 से छोटी है। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका हो गया। तीसरे तरीके से मैं कैसे बोल सकता हूं कि एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर भी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, लेकिन x की वैल्यू लेस देन 6 है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ऐसे ही लिखना है, लेस देन इक्वल टू 5 ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके,
तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब रोस्टर फॉर्म इतनी सिंपल है, टैबुलर फॉर्म, सीधा सीधा पता चलता है कि 1 2 3 4 5 इसमें आ गया, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म की हमें ज़रूरत क्या है, राइट? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। अब मान लो ये मैंने एक एग्जांपल ले ली कि मेरे पास सेट है एक 1 4 9 16 एंड सो ऑन। तो अभी तो देखो मुझे इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बेसिकली स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक सेट है मेरे पास। तो ठीक है, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखूंगा कि x कलेक्शन ऑफ ऑल दोस x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, यही बात हुई, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, दूसरे तरीके से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ऑल दोस x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो अगर n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और मैं उसका स्क्वायर करता जाऊंगा तो उसकी कलेक्शन मैंने ले ली। ये तरीका हो गया लिखने का। और सिंप्लीफाइड वे क्या है, और छोटा कर सकते हो, सिंबल यूज कर सकते हो कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n, यानी कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये तीसरा तरीका है इसको लिखने का, और नॉर्मली हम ये थर्ड वाले को ही प्रेफर करते हैं, ये छोटा होता है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन तो वही रहा कि वाई सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी इतनी क्या जरूरत है जब ऊपर से मुझे पता चल ही रहा है। चलो मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आप इसको देखो कि ये मेरे पास जो एग्जांपल है, अब मेरे पास सेट है 2 5 10 17 एंड 26। अब इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह के नंबर्स हैं, क्या ये कोई पैटर्न बना रहे हैं? अब आप सोचो जरा, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ इसको सोचने के लिए। ये बेसिकली क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 4 स्क्वायर प्लस 1 और 5 स्क्वायर प्लस 1। तो बेसिकली ये अगर मैं अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखूं तो मैं वो सारे x ले रहा हूं सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। तो उन सारे नंबर्स की कलेक्शन जो n स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म के हैं, वेयर n इज व्हाट, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि ये जो कलेक्शन है ये बेसिकली कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी कैरी करती हैं, ये किस तरह का सेट है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्चुअली हम डिफाइन करते हैं, जैसे सेट की डेफिनेशन क्या थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वो डिफाइंड का मतलब डेफिनेशन, तो डेफिनेशन कहाँ लिखोगे, तो डेफिनेशन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म, जब इस तरह से हम सेट को लिखते हैं तो वहीं पे ही हम इसको डिफाइन करते हैं कि सेट कैसा है, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ओके, तो एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। मैं जूतों की कलेक्शन भी ले सकता हूं, वो भी एक सेट है। तो आई होप कि फर्स्ट थिंग हमारी ये क्लियर होगी कि सेट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, इसकी पहली एग्जाम्पल देखते हैं, और बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है इसलिए मैं इसको अभी प्रेजेंटेशन मोड में ही कर रहा हूं। ठीक है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म मतलब वही ब्रैकेट्स वाली फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, देखो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यू आ गई उसको आपने करली ब्रैकेट्स में डाल के लिख देना है, एंड दैट विल बी योर आंसर। जैसे यहाँ पे आ रहा है 1 एंड -2, सो दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राइट द सेट collection of all those x such that x is a positive integer and x square is strictly less than 40, strictly less than 40। देखो इसमें मैं 3 चॉइसेस दे रहा हूं आपको, अब आप देख के बताओ कि इसमें से कौन सी चॉइस हो सकती है। सबसे पहली बात, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कि वो 1 से स्टार्ट हो सकता है, 1 2 3। तो इनमें से जो जो चॉइसेस में 0 या नेगेटिव नंबर आ रहे हैं उनको वैसे ही छोड़ दो। तो b भी गया और c भी गया, सिर्फ a ही बचता है और a ही इसका आंसर होगा। एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6, और दूसरा एक्स स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 40। एक्स स्क्वायर कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 40 हो। तो 1 2 3 4 5 6 इन सब का स्क्वायर 40 से छोटा है। उसके बाद आता है नंबर 7 जिसका स्क्वायर कितना हो जाता है 49, जो 40 से बड़ा हो जाएगा, तो वहां उसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो इसलिए अब हम व्हाइट बोर्ड पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे फिर इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, राइट।
अब ये एग्जांपल में हमें क्या करना है, ये कहता है राइट द सेट, तो ये हमें एक सेट गिवन है ऑलरेडी इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली हमें ये बताना है। ठीक है, देखो आप ना इसके ऊपर फोकस करो। सबसे पहले क्या है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6। तो जैसे हमने पहले किया था कि ऊपर तो नेचुरल नंबर्स चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैं n बोलूँ तो नीचे क्या है, नीचे है n+1, राइट। अगर ये n हो जाए तो नीचे n+1, अगर इसको मैं n बोल दूं तो नीचे n+1, यही बात हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे वो सारे x लेने हैं जहां x जो है वो इस तरह का है n/n+1 की फॉर्म का। ठीक है, तो x जो है वो n/n+1 की फॉर्म का है और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। सो मैं लिख सकता हूं कि n जो है ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लिखते हैं, नॉर्मली 2 लाइंस बना देते हैं ताकि इसको हम डिफरेंशिएट कर सकें रेगुलर कैरेक्टर n से और सिंबल n से। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये ऐसे 2 लाइंस बनाते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू, ऊपर मैंने n लिए है तो नीचे n+1 है, तो n जो है 1 से लेके 6 तक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 1 से लेके n की वैल्यू जो है वो 6 तक है। तो ये मेरा सेट का डेफिनेशन हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो एक तो यही तरीका है, तो चलो मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ कि x कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x, कलेक्शन इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x सच दैट, ये सच दैट होता है x किस फॉर्म का है, x इस फॉर्म का n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और n की वैल्यू क्या है 1 से लेके 6 तक। और दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें सेम, और n मुझे पता है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर मुझे वैसे ही पता है कि 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो फर्दर मैं इसको यहाँ पे सीधा ही लिख सकता हूँ कि n इज लेस देन और इक्वल टू 6, क्योंकि मुझे पता है स्टार्ट तो 1 से ही होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। वो चीज़ यहाँ पे ही कवर हो गई। तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एवरीथिंग इज ओके। ओके, तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट, तो ये हमें कुछ सेट गिवन है ऑलरेडी। डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, तो ये रोस्टर फॉर्म में इस साइड पे हमें गिवन है। विद द सेम सेट ऑन द राइट, तो राइट साइड में हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो अब इसमें ना एक बड़ी छोटी सी और बड़ी सिंपल सी एक टिप है जिसको आपको याद रखना है कि कभी भी आप इसको देख के इधर से चीज़ें फाइंड करने की कोशिश मत करना, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ज़ीरो किसी भी चीज़ की डेफिनेशन हो सकती है। मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ऐसा होल नंबर जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो भी ज़ीरो है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा नंबर जो 1 से छोटा लेकिन -1 से बड़ा, ऐसा इंटीजर, वो भी ज़ीरो है। तो ज़ीरो की डेफिनेशन तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो इस साइड को कभी मत देखो, हमेशा इधर से इसको पढ़ के फिर आप ढूंढो कि इसमें कौन सा सेट इसके साथ मैच करेगा। जैसे सबसे पहले ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर करके दिखा दूंगा। x इज एन इंटीजर एंड x + 1 = 1, तो हमें x + 1 = 1 गिवन है। तो यहाँ से मेरा x कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो है ये इसके पास चला जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे इसके ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। सेकंड, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं उनका सेट। तो ये तो मुझे सीधा सीधा से नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉप करके ये यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18, और 18 को वो डिवाइड करता हो। तो 18 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 18 को डिवाइड करेगा 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, ये यहाँ आ गया। और फाइनली इसको सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। ये कहता है x इज एन इंटीजर एंड x² - 9, तो हमें गिवन है x² - 9 = 0। तो x² - 9 0, तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इम्प्लाइज x = +-3, राइट। तो x की वैल्यू +-3 हो सकती है। तो इसका मतलब इसको मैं यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ और अब मैं इसको चेक करता हूँ। सो आवर आंसर इज करेक्ट, राइट। तो इस तरह से ये टिप है कि सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करो और वहाँ से जो सेट आता है उसके साथ उसको मैच करते जाओ।
तो लेट्स नाउ डू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक दिस चैनल if you really like this video. Okay, so guys, let's now start with exercise 1.1. उसका क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा है, हमें सिर्फ यही बताना है कि इनमें से कौन कौन सी कलेक्शन एक्चुअली सेट बनाती है और कौन सी कलेक्शन जो है वो सेट नहीं बनाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो तो ही वो सेट कहलाएगा, अदरवाइज वो कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगी। ओके, सो सबसे पहले द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ्स हैं एक साल में। तो हमें पता ही है कि जनवरी होता है, जुलाई होता है, जून होता है, तो मतलब हमें पता है कि कौन कौन से हैं जो जे से स्टार्ट हो सकते हैं। सो दिस इज अ सेट क्योंकि वेल डिफाइंड है। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड, इसका क्या क्राइटेरिया है भाई? उसको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, या उसकी सबसे ज़्यादा बुक्स बिकी हैं, या उसके सबसे ज़्यादा रीडर्स हैं, वी डोंट नो। सो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, दिस इज नॉट अ सेट। हमें नहीं पता कि बेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये तो आपको पता ही है आपकी क्लास में कौन कौन से लड़के हैं, ठीक है। तो ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई, ठीक है। तो दिस इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये 1 2 3 करते 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 99 तक हम चले जाएंगे, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई। तो दिस इज ऑल्सो अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि हमें पता है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नावल लिखे हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो हमें पता ही है इवन इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन। तो ये भी वेल डिफाइंड हो गई। हालांकि ये इनफाइनाइट है, तो सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सेट के अंदर इनफाइनाइटली मैनी आइटम्स हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें एग्जैक्टली ये पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सो दिस इज ऑल्सो अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ऑब्वियसली दिस इज अ सेट। हमें पता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ओके, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज नॉट अ सेट क्योंकि मोस्ट डेंजरस आप किसको बोलते हो? जो लोगों को मार के खा जाता है उसको बोलते हो, या जो सबसे बड़े हैं, देखने में डेंजरस लगते हैं। अब देखने में तो ह्यूमन बींग्स बड़ा नॉर्मल लगता है, सिविलाइज्ड लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्राइम मुझे लगता है ह्यूमन बींग ही करता होगा, राइट। तो वो भी तो एक एनिमल ही है। तो किसको, तो हमें पता नहीं है एक्चुअली कि किसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है कि लेट ए इज सेट 1 2 3 4 5 6। ये एक सेट है। कहता है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ ब्लैंक स्पेसेस में डालना। देखो ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कि अगर कोई एक एलिमेंट जैसे 5 है, अगर 5 ए सेट को बिलोंग करता हो, यानी कि वो इस सेट के अंदर आता हो, तो हम बोलेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए। और अगर वो ना आता हो, जैसे 8 इस सेट में नहीं आता, तो हम लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू। तो डज नॉट बिलोंग टू का ये सिंबल होता है, ये बस बीच में एक लाइन लगा देते हैं। 0 ए में नहीं आ रहा तो इट डज नॉट बिलोंग टू। 4 इसमें आता है तो बिलोंग्स टू हो गया। 2 भी इसमें आता है तो बिलोंग्स टू हो गया। 10 इसमें नहीं आ रहा तो वही कहेंगे कि 10 इसका मेंबर नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू इट, राइट। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म यानी कि हमें अब टेबुलर फॉर्म में, यानी कि एलिमेंट्स निकाल के लिखने की इसको कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए इज सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो एक्स एक इंटीजर है एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 7। तो 7 से तो छोटा है लेकिन -3 के बराबर या -3 से बड़ा हो सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सीधी सी मैं लिख देता हूं कि -3 -2 से लेके आपको 6 तक ये इंटीजर्स लिखने हैं, तो वो इस सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बी, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 6 यानी कि 1 2 3 4 5, तो दैट विल बी योर आंसर। ओके। नेक्स्ट,
x is a 2-digit natural number, 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8. तो 2 डिजिट के नंबर लेकिन उनका सम जो है वो 8 होगा। जैसे सबसे पहले 17 हो सकता है और 71 हो सकता है। तो जैसे इसमें 2 डिजिट हैं 1 और 7, तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलता है 8। इसी तरह से 26 होगा और 62 हो जाएगा, ठीक है। फिर 35 हो सकता है और 53 भी होगा, ठीक है। फिर 44 होगा, लेकिन दोबारा 44 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सेम ही नंबर रहेगा, तो सेम नंबर को 2 बार नहीं लिखना, ठीक है। और उसके बाद 53 पहले ही आ चुका है, 5 वाली लाइन का, 6 वाली लाइन का आ चुका है, 7 वाली लाइन का आ चुका है, लेकिन 8 वाला यानी कि 80, तो 80 भी मैं लिखूंगा, लेकिन मैं 08 नहीं लिखूंगा। 08 क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि 08 कोई नेचुरल नंबर नहीं है। 08 अपने आप में एक स्ट्रिंग बन जाती है। 8 इज ए नेचुरल नंबर, 8 नेचुरल नंबर है, लेकिन 08 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। ये एक्चुअली एक तरह से स्ट्रिंग हो जाती है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, तो सिर्फ 80 आएगा लेकिन 08 नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज माई आंसर। तो ये मैंने यहां पे इसको लिख दिया, ओके। एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर हो, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, और वो 60 को डिवाइड करते हो। तो 60 को क्या क्या डिवाइड करेगा? कौन कौन सा प्राइम नंबर? 2 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा, और उसके बाद कोई भी नहीं करेगा। तो दिस इज माई आंसर 2, 3 एंड 5। आप खुद भी चेक करके देख लेना। 7 देखना, 7 डिवाइड करता है, नहीं करेगा। 13 नहीं करेगा, आप चेक कर सकते हो। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर्स आते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो मेंशन करने हैं और रिपीट नहीं करना किसी को, ठीक है। जैसे टी 2 बार आता है, टी 2 बार आता है, आर 2 बार आता है, लेकिन आपने उसको एक ही बार लिखना है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो ये भी वही बात हो गई कि बेटर के अंदर जो जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनको आप लिख दो। एक बी आता है, एक ई आता है, टी आता है, आर आता है, दैट्स इट। नेक्स्ट, ओके, ये क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, अब हमें ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया, हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है एक तरह से, यूं समझ लो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये कहता है 3, 6, 9, 12। तो ये बेसिकली क्या है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, या यूँ कह लो 3 से डिवाइड होते हैं नंबर्स, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर हैं। कहने का मतलब इसमें ये सब चीज़ें हैं कि दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। कि बेसिकली ये जितने भी नंबर्स हैं, x कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज लेस देन इक्वल टू 12। लेकिन ये इस तरीके से लिखना इज नॉट दैट गुड। देखो इसको हम स्मार्टली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको ध्यान से देखो, एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ, अगले फिर मैं क्विकली कर दूंगा। ये वो सारे x हैं, यानी कि उन नंबर्स की कलेक्शन है जो नंबर 3n की फॉर्म के हैं। 3n की फॉर्म के हो गए, यानी कि n जो है, n मेरे पास क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर, n मेरे पास नेचुरल नंबर हो गया। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करूं तो 3 हो जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 6 हो जाएगा, 3 पुट करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, 4 पुट करूंगा तो ये 12 हो जाएगा, तो मुझे ये सेट मिल जाएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो 1 से लेके और 4 तक है, तो बेसिकली मेरा ये सेट बनता है। तो अब यहाँ ऐसे लिखना इज स्मार्टर एंड मोर क्लियर। इसको देखने से हमें जल्दी समझ में आता है कि हम किस चीज़ के बारे में, किस सेट के बारे में बात करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, रेदर दैन कि इस तरह से लंबे लंबे हम सेंटेंसेस लिखते जाएं। दैट्स नॉट अ गुड वे, राइट। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। x such that x is equal to 3n, n is a natural number और n की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 4 है। चाहे आप इसको ऐसे ही लिख लो, क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो 1 से ही स्टार्ट होगा, तो ये एक और शॉर्ट फॉर्म बन जाती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, 2, 4, 8, 16, 32। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए 2 to the power 1 है, ये 2 to the power 2, ये 2 to the power 3, ये 2 to the power 4, ये 2 to the power 5। तो अगर ढंग से आप देखो तो ये बेसिकली 2 to the power n इस फॉर्म का हो गया। n नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से लेके 5 है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x is of the form 2 to the power n, n belongs to set of natural numbers और n की वैल्यू जो है वो 5 या 5 से छोटी है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, 5 to the power 2, 5 to the power 3, 5 to the power 4। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ये
5 टू द पावर n की फॉर्म का हो गया, n की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 4 तक है, n इज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 दैट्स इट। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला था। नेक्स्ट 2 4 6 डॉट 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 का मतलब कि अनएंडिंग है, इनफाइनाइट सीरीज है, और हैं क्या ये इवन नंबर्स। लेकिन कौन से इवन नंबर्स? ओनली पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बोल लो या बोल लो इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकती हैं, तो आप इसको सीधा सा ही लिख दोगे कि x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? मैं लिख सकता हूँ सीधा ही x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, चाहे ऐसे लिख दो कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, चाहे ऐसे लिख दो कि x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, चाहे ऐसे लिख दो, तो एवरीथिंग इज फाइन, सारी डेफिनेशंस बिल्कुल करेक्ट हैं। लास्ट 1 4 9 एंड सो ऑन। अब इसको थोड़ा सा देखो, ये 1 स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है, एंड सो ऑन करते करते ये है 10 स्क्वायर। तो यानी कि 1 2 3 4 अप टू 10 और फिर उन सबका स्क्वायर, तो नीचे मेरे पास नेचुरल नंबर आ रहा है, तो यानी कि ये n स्क्वायर की फॉर्म का हो गया। और n की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये मिलेगा, n की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये मिलेगा, 3 डालूंगा तो ये मिलेगा, और 10 डालूंगा तो ये मिलेगा। तो इसका हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म n स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर की फॉर्म के हो गए, और n की वैल्यू क्या है? वो नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू 10 या 10 से कम है। तो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे जैसे मैंने बताया कि 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, चाहे ऐसे लिख लो, बोथ आर ओके। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि n स्ट्रिक्टली लेस देन 11, वो भी लिख सकते हो। तो ये मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप जो बुक के पीछे आंसर दिया गया बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चेप के आना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो डेफिनेशन को फॉलो करके हम ये सेट बना सकें, वो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, वो डिफरेंट भी हो सकती है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूँ, 10 सेकंड मिलेंगे, आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी चॉइस गलत है। तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। ऑप्शन डी गलत क्यों है? क्योंकि ऑप्शन डी इनकम्प्लीट है। देखो, जब हम ये लिखते हैं ना कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4, तो जब हम सिर्फ ये लिखते हैं कि n लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है। वो 3.5 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली हमें ये मेंशन करना जरूरी है कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। राइट, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो एक एक करके इनको चलो हम सॉल्व करते हैं, इस बार थोड़ा क्विकली करेंगे। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, तो ये चलो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, एंड डॉट 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 लगाना जरूरी है क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑड नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सच दैट ये हमारे पास कंडीशन है कि -1.2, तो -1.2 का मतलब क्या हो गया? 0.5, -0.5, इससे वो नंबर बड़ा है, और 9/2 का मतलब 4.5, इससे वो छोटा है, लेकिन है क्या? इंटीजर। तो ऐसा इंटीजर जो -0.5 से बड़ा हो, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले 0, फिर क्या आएगा? फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एंड दैट्स इट, दैट विल बी माई आंसर। क्योंकि मुझे 4.5 से छोटा ही इंटीजर चाहिए, तो मैं यहीं तक जाऊंगा। सो दिस शुड बी माई आंसर। तो ये मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज एन इंटीजर, और साथ में गिवन है कि x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर हो सकता है? तो सीधा ही मैं लिख रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ है ही नहीं। तो यही आपके 5 नंबर निकलेंगे, -2 से लेके +2 तक। क्योंकि अगर आप 3 या -3 लेते हो तो उसका स्क्वायर क्या बन जाता है? 9। तो वो नंबर्स हम नहीं लेंगे, वो इंटीजर्स नहीं लेंगे। तो ये 5 इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, दैट्स इट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है और वहाँ से वैल्यू निकाल लेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
इसका अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है collection of all those x such that x is a letter in the word loyal। तो LOYA ये 4 कैरेक्टर्स में आते हैं, तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट, x is a month of a year not having 31 days। तो सीधी सी बात है, आप चेक करके देख लो कौन कौन से मंथ हैं जिनके 31 डेज नहीं हैं। इसको चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, अगर आपको भूल गया तो मैं क्विकली बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, जो ऊपर है उसके 31 डेज, जो नीचे हैं उसके 31 डेज नहीं होते, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, ठीक है। हमें क्या चाहिए? जिनके 31 डेज नहीं है, तो जनवरी पहला आ गया, फरवरी, फिर मार्च, फिर आ जाएगा अप्रैल, मई, फिर आ जाएगा जून, जुलाई, अगस्त, फिर आ जाएगा सितंबर, अक्टूबर, फिर नीचे गया नवंबर और फिर दिसंबर। तो जो नीचे चले गए वो सारे हम यहाँ पे लिखेंगे। सो दिस इज अ क्विक वे टू आइडेंटिफाई इट, ओके। नेक्स्ट, all those x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। तो consonant मतलब वो वाले अल्फ़ाबेट जो वॉवल्स नहीं होते लेकिन k से पहले पहले। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ k से पहले पहले क्या है, A B C D E F G H I और J, उसके बाद k आ जाता है। तो k से पहले पहले ये हो गए। अब इसमें से ये वॉवल्स जितने भी हैं उनको आप हटा दो, वॉवल हटा दो, तो जो बाकी बच जाते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है अब। ओके, फिर से वही, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो तरीका वही है, आपने इसको सॉल्व करना है और फिर वहाँ से देखना है सेट कौन सा निकलता है और उसको फिर इसके साथ आपको मैच करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 इससे स्टार्ट होगा और वो 6 का डिवाइजर हो। तो 6 के डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 और 6, यही हो सकते हैं। तो यहाँ देखो, ये रहा 1 2 3 6, तो इसका मतलब इसको मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये तो बड़ा सिंपल सा होता है, सीधा ही देख लो कि मैथमेटिक्स में आने वाले ये वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसको उठा के मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन, लेस देन 10, तो यहाँ से देख लो 1 3 5 7 9, तो ये हो गए और लेस देन 10 भी हैं, तो इसका मतलब इसको उठा के मैं यहाँ ड्रॉप करूँगा और लास्ट यहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 को डिवाइड करने वाले 2 ही प्राइम नंबर है हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? 2 और 3। तो ये जो है इसको मैं यहाँ ड्रॉप कर दूंगा, चेक करके देखते हैं, एंड दैट्स इट, वी आर करेक्ट, ओके। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, and the next one is very very important, okay। So this is what you have to do to support my channel, and that is subscribe, share, comment, especially share. So share it with your friends if you really like this video, okay। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, और इस सेक्शन में हम 3 बड़े ही सिंपल से कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहला एम्प्टी सेट्स, फिर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, और थर्ड इक्वल सेट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद एम्प्टी सेट्स। देखो, एम्प्टी सेट जैसे इसका नाम है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ओके। कोई भी एलिमेंट अगर एक सेट में ना हो तो उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, बस 2 कर्ली ब्रैकेट्स डाली हैं, अंदर कुछ भी नहीं, तो इट मीन्स ये एक एम्प्टी सेट है। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, और वो होता है ये सिंबल फाई, ओके। तो एक गोला और बीच में एक लाइन, तो इसको हम फाई, तो ये सिंबल जो है इसको हम यूज़ करते हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चाहे 2 कर्ली ब्रैकेट्स डाल दो, अंदर कुछ नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये फाई सिंबल डाल दो, तब भी ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, और इसी को हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तो चाहे एम्प्टी सेट बोलो, चाहे नल सेट बोलो, चाहे वॉइड सेट बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो, अगर मान लो मेरे पास एक सेट हो एक्स सच दैट कि मुझे ऐसे नंबर्स लेने हैं, ऐसे नंबर्स का सेट लेना है सच दैट कि वो नंबर 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस
सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, तो ये सेट जो है ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, उन नंबर्स की कलेक्शन जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, x इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हो और साथ के साथ वो डिविजिबल बाय 2 भी हो, तो कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो? ऐसा कोई ऑड नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो बी सेट को बिलोंग करता हो, तो इसका मतलब बी सेट भी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट, राइट। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की। देखो कोई भी एक सेट हो, या तो वो फाइनाइट होगा या फिर वो इनफाइनाइट होगा। अगर किसी सेट में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब कि जैसे 4, 5, 10, 200, 1 लाख, तो अगर हमें पता है कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, तो वो एक फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हों तो फिर उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, सिंपल, राइट। जैसे एग्जांपल ले लो AEIOU, तो ये जो है ये मेरा एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मैं ऑल नेचुरल नंबर्स ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो चलता ही जाएगा ये, तो हमें पता है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x² = 16, तो x² = 16 का मतलब x की वैल्यू या तो 4 होगी या -4 होगी, तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे, तो ये भी फाइनाइट हो गया। दूसरी तरफ x इज एन ऑड नंबर, तो अगर x ऑड नंबर है तो वी नो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑड नंबर्स, तो वो क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट। अच्छा अब बात करते हैं एम्प्टी सेट की। अब एम्प्टी सेट भी जो है वो फाइनाइट सेट कहलाता है, क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0, ओके। तो बेसिकली बात ये है जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, वो सारे आपके फाइनाइट सेट होते हैं। तो अगर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यानी कि वो एम्प्टी सेट है, तो वो भी आपका एक फाइनाइट सेट ही होगा, राइट। नेक्स्ट एक और बड़ा सिंपल सा टॉपिक, इक्वल सेट्स। देखो 2 सेट लिए मैंने, सेट AEIOU वॉवल्स का सेट, और एक B है वो भी वॉवल्स का ही सेट है, लेकिन उसको मैंने लिख दिया OUIEA, सिर्फ ऑर्डर चेंज करके लिख दिया। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि ऑर्डर चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता, सेट वही रहता है। तो A में 5 एलिमेंट, B में 5 एलिमेंट, और A का हर एलिमेंट B में, B का हर एलिमेंट A में, तो ये दोनों आपस में इक्वल सेट हो गए, ठीक है, ये इक्वल सेट हो गए। अब मान लो मैं एक और सेट ले लेता हूँ C, और उसमें A 2 बार आता है, E 2 बार आता है, और साथ में IOU, तो ये भी सेम ही सेट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A = B = C ही होगा, तीनों सेट बराबर होंगे। मतलब आप यूँ समझ लो कि जैसे क्रिकेट की टीम थी, 11 प्लेयर्स थे, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर का नाम मान लो मैंने 2 बार लिख दिया, तो वो 2 बार तो नहीं आएगा, ठीक है, यू कैन नॉट काउंट हिम ट्वाइस, राइट। वो सेट में रहेगा तो एक बार, चाहे नाम 2 बार लिख दिया जाए। तो उसी तरह से अगर 11 प्लेयर्स की टीम बनी है, तो मैं एक प्लेयर का नाम 2 बार लिख दूं, 3 बार लिख दूं, 4 बार लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो रहेगा सेट 11 प्लेयर्स का ही, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर रिपीट भी होता है कोई एलिमेंट, तो वो 2 बार काउंट नहीं होता, वो एक ही बार काउंट होता है, ओके। अब हम इसके बेस पे अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्विकली ऑन व्हाइट बोर्ड, राइट। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स अभी अभी हमने पढ़े उसके बेस पे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिसमें हमें ये बताना है कि ये जो सेट हैं ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखो पहला क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो यानी कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड x - 1 × x - 2 = 0, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो यानी कि वो इसका रूट हो। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब x - 1 जो है वो 0 हो जाएगा, या फिर x - 2 जो है ये 0 होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो इसका मतलब मेरे पास जो सेट आया वो क्या आ गया, 1 और 2 दोनों नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स भी हैं और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं, और 2 ही एलिमेंट आए हैं इसमें, तो इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड x² = 4। देखो x² = 4 का मतलब x क्या हो सकता है, या तो हो सकता है +2 या हो सकता है -2।
लेकिन x जो है वो नेचुरल नंबर भी है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि -2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट हमारे पास क्या हो गया, ये सेट हो गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2, और सिर्फ 2 हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारे पास, एक फाइनाइट सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑल दोज x such that x belongs to set of natural numbers and 2x minus 1 is equal to 0। देखो 2x minus 1 is equal to 0 का मतलब x कितना हो गया 1/2 यानी कि 0.5। तो x अगर 0.5 है, इससे सिर्फ x की एक ही वैल्यू निकल रही 0.5, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है x की वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू है वो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू x की निकल के आ रही है 0.5, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको नहीं कर रही। तो इसका मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इस सेट में लाई करता हो। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये क्या हो गया मेरे पास 5। सो दिस इज एन एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट भी क्या होते हैं, फाइनाइट। तो है ये भी फाइनाइट, लेकिन ये एम्प्टी सेट है। ओके, नेक्स्ट ऑल दोज x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए पहली बात, और साथ में वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हमें पता है प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. So we know there are infinitely many prime numbers जो natural numbers भी हैं, prime numbers भी हैं, natural numbers भी हैं, और infinitely many हैं। तो ये सेट जो हो गया ये कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑल दोज x सच दैट, फिर से वही बात कि x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और साथ में x जो है वो ऑड भी होना चाहिए। तो बेसिकली हमें ऑड नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो ऑड नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सो वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये सेट भी क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये तो सिंपल सा ही था। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। तो इसमें ये फाइंड आउट करना है कि इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं, इफ एनी गिव रीजंस। तो गिव रीजंस तो सीधी सी बात है कि यही देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों, और जो एलिमेंट एक सेट में है वही दूसरे में है, और जो दूसरे में वही पहले वाले में है। तो ये रीज़न हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि ये जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है इनको पहले टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ताकि पता चले कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, ये तो पहले से ही टैबुलर फॉर्म में है, तो इसको छोड़ दो। आगे चलते हैं। आगे वो कहता है बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स सच दैट द नंबर इज़ ग्रेटर देन 15 एंड द नंबर इज़ लेस देन 5। तो कोई ऐसा नंबर है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है, तो यानी कि ये एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ये सेट जो है ये एम्प्टी सेट हो गया। चाहे ऐसे लिख लो और चाहे इसको आप ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, C एक सेट है ऑफ नंबर्स सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 अगर 0 है तो x कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि इसमें सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही एलिमेंट है, और वो क्या है 5। तो ये सेट बन गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर 25 मतलब इसमें क्या क्या आएगा 5 और -5, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 -5 का स्क्वायर भी 25। तो ये सेट हो गया। अब लास्ट वाला थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये कहता है कि E इज अ सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का पहली बात तो वो रूट है। ठीक है, इस इक्वेशन का रूट है, हमें पता है रूट कैसे निकालते हैं, हम निकाल लेंगे। लेकिन साथ में वो कहता है कि वो इंटीग्रल होना चाहिए, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, और साथ में वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर कोई नंबर इसका रूट है तो सिर्फ वही पिक होगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 इनमें से अगर कोई है तो वो इस सेट को बिलोंग करेगा। तो अब इसको मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक -3 और एक 5, और हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है वो जो पॉजिटिव हो। तो -3 तो गई क्योंकि ये तो नेगेटिव की है, तो सिर्फ और सिर्फ इस सेट में क्या आएगा 5। तो ये सेट हो गया 5।
तो अब ये टैबुलर में ये टैबुलर 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 सारे टैबुलर में आ गए। अब देख लो कौन सा एक दूसरे के बराबर है, तो ये और ये आपस में बराबर हैं, तो यानी कि C इज इक्वल टू E, सो दैट्स योर आंसर, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब इसको आपको एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है? अगर आपको ये बताना हो कि कौन से दो सेट्स इक्वल नहीं हैं तो आप कैसे लिखोगे? देखो, जैसे A और B आपस में इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 0 है और इसमें नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि 0 बिलोंग्स टू सेट A बट 0 does not belong to set B. This implies A is not equal to B. Similarly, जैसे मान लो मैं ये दोनों सेट्स ले लेता हूँ, से C और D, तो D में -5 है लेकिन C में नहीं है, तो मैं ये लिखूंगा कि -5 belongs to D but -5 does not belong to C. So this implies D is not equal to C. तो आपने सिर्फ यही करना है कि दोनों सेट्स में से कोई एक एलिमेंट ऐसा फाइंड आउट करना है जो दोनों सेट में बिलोंग नहीं करता। तो अगर ऐसा कोई भी एक एलिमेंट मिल जाता है तो बस एक ही एलिमेंट आपको ऐसे लिखना है और फिर उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये आपस में सेट्स जो हैं वे बराबर नहीं हैं, इक्वल नहीं है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी है, वैसा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर इक्वल? जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफिकेशन मैंने आपको समझा दी। एक्स एक सेट है, द सेट ऑफ द लेटर्स इन अलॉय, एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो ये सेट है इसके अल्फ़ाबेट्स का, तो इसके अल्फ़ाबेट्स क्या क्या हो गए? ALOY, और इसके अल्फ़ाबेट्स क्या हो गए? LOYA। तो ये दोनों सेट्स बराबर हैं, ALOY इसमें और ALOY ही इसमें, तो ये दोनों सेट्स क्या हो गए? बराबर हो गए। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में हमें पहला सेट A गिवन है। So A is a set of all those numbers such that the number belongs to set of integers. तो Z जो है, ये जो सिंबल है, ये set of integers को represent करता है। तो ठीक है, and n square is less than or equal to 4। देखो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं ये फाइंड आउट करना तो बड़ा आसान है, -2, -1, 0, 1, 2। लेकिन अक्सर मुझे पता है स्टूडेंट्स को ना इसमें कन्फ्यूजन होती है कि ये कैसे ढूंढा जाए। उनको ना ये चीज़ सॉल्व करनी कई बार उनको दिक्कत देती है। तो मैं इसका एक टिप बता देता हूँ। एग्जामिनेशन में वैसे नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। इसको ना आप ऐसे सॉल्व कर लिया करो कि n² इज इक्वल टू 4। आप लेस देन इक्वल टू की जगह इसको इक्वल टू 4 कर लो और फिर देखो n की क्या क्या वैल्यू आती है। तो n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2 और 2, यही दो वैल्यूज आएंगी। तो उसके बाद ये छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक जितने भी इंटीजर्स हैं सारे लिख लो। तो ये -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं, इन सभी नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा। उसके बाद यहाँ -3 और 3 आ जाएंगे, वो फिर उनका स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये सेट हो गया A। तो ये A सेट ये हो गया। अब B की बात करते हैं। B है set of all those numbers x such that x is a real number. तो x belongs to set of real numbers. R means set of real numbers and x² - 3x + 2 is equal to 0, और वो नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, यानी कि वो इसका रूट होना चाहिए। तो ये चलो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की ये दो वैल्यूज आएंगी 1 और 2। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये क्या हो गया? ये सेट हो गया 1 और 2 का सेट, ठीक है। ये दोनों नंबर्स इसको भी सेटिस्फाई करते हैं और ये दोनों नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स भी हैं। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए यही सेट होगा। लेकिन अब ये सेट और ये सेट आपस में बराबर नहीं है, सो दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल। ओके, तो ये इक्वल नहीं है। अच्छा, फिर से वही बात कि इसको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है कि ये दोनों सेट्स बराबर नहीं हैं। तो एक बार मैं और बता देता हूँ। देखो, ये सेट हमने निकाला था -1, -2, 0, 1, 2, और बी सेट हमारा था 1 और 2। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इनमें फाइंड आउट करो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में नहीं है। कोई एक एलिमेंट, सभी की जरूरत नहीं है। चाहे -2 ले लो, चाहे -1, चाहे 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 0 बिलोंग्स टू सेट A बट 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट B। दिस इंप्लाइज A इज नॉट इक्वल टू B। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सारे एलिमेंट्स जो दोनों में नहीं है उनको लिखने की जरूरत नहीं, कोई एक एलिमेंट, राइट।
So the next is that if you really like this video, then subscribe, share, comment. So this time you should comment actually, okay? मुझे लगता है कि सब्सक्राइब और शेयर आपने पहले कर लिया होगा, right? So अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.2 और उसका पहला क्वेश्चन सुपर सिंपल क्वेश्चन है. Which of the following are example of the null set? Null set, empty set, void set, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है. पहला क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकें. तो इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, ये खाली सेट है. सो दिस इज एन एम्प्टी सेट. नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. तो हमें पता है कि एक प्राइम नंबर ऐसा है 2, तो 2 इवन भी है और 2 प्राइम नंबर भी है. तो इसका मतलब इसको एक एलिमेंट बिलोंग करता है 2. तो दिस सेट इज नॉट एन एम्प्टी सेट. सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट. नेक्स्ट, x इज ए नेचुरल नंबर. तो एक बात तो ये हो गई कि x जो है वो नेचुरल नंबर है. दूसरी कंडीशन ये है कि वो 5 से छोटा होना चाहिए. ठीक है, हो सकता है, लेकिन साथ के साथ वो 7 से बड़ा भी होना चाहिए. तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो. तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, कोई भी नंबर इसको बिलोंग नहीं कर सकता. तो इसलिए ये सेट भी क्या है? एम्प्टी सेट. नेक्स्ट, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस. तो ये मान लो मेरे पास एक लाइन है और ये एक और पैरेलल लाइन है. तो पैरेलल लाइंस हमें पता कहीं मीट तो कर नहीं सकती, ठीक है. तो क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जो इस पे भी हो और इस पे भी हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कभी मीट ही नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती. तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो व्हाट? एन एम्प्टी सेट. ठीक है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई करता हो. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो ये एम्प्टी हो गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? तो अब थोड़ा सा हम क्विकली करते हैं, बहुत सारा इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं. द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर. तो भाई ये तो बड़ा सिंपल सा है, हमें पता है टोटल 12 महीने होते हैं और ये वाले महीने होते हैं. तो डेफिनेटली इट इज व्हाट? इट इज अ फाइनाइट सेट, राइट. तो ये तो फाइनाइट हो गया. 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. तो ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं. तो इसलिए ये सेट जो है वो क्या हो गया? इनफाइनाइट. नेक्स्ट, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ 100 तक. तो 1 से स्टार्ट हुआ और 100 तक जाएंगे, तो इसमें सिर्फ 100 नेचुरल नंबर्स हैं. तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया? हमारा फाइनाइट सेट हो गया. ठीक है, तो ये फाइनाइट हो गया. नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. अब देखो, ग्रेटर देन 100, 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन, कहीं तक भी चले जाओ, इससे ऊपर आपको इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स मिलेंगे जो 100 से बड़े होंगे, राइट. तो 100 से बड़े इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे. सो दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट. लास्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. अब 99 से नीचे प्राइम नंबर्स, देखो नेगेटिव में तो प्राइम नंबर्स हम कंसिडर करते नहीं, तो प्राइम नंबर्स हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं. तो इसका मतलब ये हमारे पास एक लिस्ट है 2 से स्टार्ट होके 97 तक. तो बस इतने ही प्राइम नंबर्स हैं जो 99 से छोटे होंगे. तो इस सेट में हमारे पास डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो इसलिए ये सेट भी क्या हो गया हमारा? ये सेट हो गया हमारा फाइनाइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. अब फिर से वैसा ही क्वेश्चन है. तो इसमें वो बोलता है पहला, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जैसे मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, एक यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो. तो देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस. चाहे ऊपर को ड्रॉ करते जाओ, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, तो इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नेक्स्ट जाने से पहले चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से. ओके, नेक्स्ट इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है ABCDEF, वो Z तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते. सो दिस इज फाइनाइट. नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. तो मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन. सो दैट मीन्स इट इज इनफाइनाइट. देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स जो 5 के मल्टीपल्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. तो अर्थ के ऊपर कितने एनिमल्स रह रहे हैं?
तो ये तो फाइनाइट नंबर होगा, राइट। ये तो एक डेफिनेट नंबर होगा, चाहे 5 बिलियन हो, चाहे 50 बिलियन हो, चाहे 500 बिलियन हो, लेकिन फिर भी इट इज ए डेफिनेट नंबर, इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। देखो इसका आंसर तो है इनफाइनाइट। अब ये कैसे है ये मैं आपको यहां से समझा देता हूं। अगर मान लो ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन हो गया, और ये मेरे पास एक सर्कल हो गया जो इसके अंदर से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। मैं एक सर्कल और ड्रॉ कर लेता हूँ, ये भी इसमें से जा रहा है। मैं एक सर्कल और बना सकता हूँ, ये बड़ा सर्कल बना देते हैं। फिर मैं एक सर्कल और बना सकता हूँ, ये मैंने एक और सर्कल बना दिया। तो इट मीन्स आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी सर्कल। इस सर्कल थोड़ा और बड़ा कर लो, थोड़ा और बड़ा कर लो, थोड़ा और बड़ा कर लो। तो इस पॉइंट से ओरिजिन से निकलने के लिए, ओरिजिन से निकलने वाले इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस सेट इज इनफाइनाइट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब ए और बी ये दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं या नहीं ये बताना है। तो भाई ये तो बड़ा ही सिंपल है, ए बी सी डी। तो ठीक है, ये तो बराबर हो गया, छोड़ो इसको। आगे 4 8 12 16, 8 4 16 18। सिर्फ और सिर्फ आप ये देखो, अगर आपको ऐसा एक भी नंबर मिल जाता है दोनों सेट में से, दोनों सेट में कोई भी एक नंबर ऐसा मिल जाता है जो दोनों में नहीं है, तो वी विल से ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अगर दो सेट्स आपस में बराबर ना हो तो उसको लिखना कैसे है। तो आप सिर्फ इन दोनों में कोई एक एलिमेंट ऐसा ढूंढोगे जो दोनों में नहीं है। जैसे ये 12, ठीक है, तो 12 दोनों में नहीं है, तो मैं लिखूंगा 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग टू बी, सो दैट implies a is not equal to b, right? तो ऐसे हम लिखते हैं। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। a is equal to 2 4 6 8 10 और b is what? b is set of all those numbers such that x is a positive even integer। एक तो पॉजिटिव है और even है और इंटीजर है, ठीक है। एंड x is less than or equal to 10। तो x less than or equal to 10 पॉजिटिव भी हो, इवन भी हो, इंटीजर भी हो, तो वो क्या क्या हो सकते हैं? 2 4 6 8 10। तो ये और ये सेट आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, ए जो है वो सेट है ऑल दोज नंबर्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो सकता है? 10 20 30 40 50। तो ये सारे जो हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 10 होंगे, ठीक है। और b क्या है? b मुझे ऑलरेडी गिवन है 10 15 20 25 30 है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट, लेकिन इसमें जैसे 15 है वो इसमें नहीं आ सकता, 25 इसमें नहीं आ सकता। तो कोई भी एक नंबर अगर इस सेट में नहीं है तो दैट मीन्स सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a हमें ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में गिवन है 2 3 और b जो है इसको भी हम पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये है कि b इज ए सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, चलो मैं कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूँ, यहाँ से x मेरे पास कितना आ जाएगा? -3 एंड -2। तो ये दो वैल्यूज आ गई। तो b मेरे पास कितना आ गया? -2 एंड -3। तो ये और ये अब आपस में बराबर नहीं है, देन वी विल राइट दैट दीज सेट्स आर नॉट इक्वल। ओके, नेक्स्ट, a is equal to set of all those x such that x is a letter in the word follow। तो इसके अंदर कौन कौन से लेटर हैं? f है, o है, l है और w है, ठीक है। और दूसरी तरफ b सेट है of all those y such that y is a letter in the word wolf। और इसके अंदर ये चार कैरेक्टर हैं w o l f। तो आप इसको ऐसे लिख लो कि a के अंदर आपके पास क्या क्या कैरेक्टर आए? f o l w। इसमें क्या है? इसमें भी एक्चुअली f o l w, ये सिर्फ ऑर्डर ही डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल सा ही है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स।
तो ये तो पहले से ही टेबुलर फॉर्म में है, सारे ही टेबुलर फॉर्म में है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से सेट आपस में बराबर हैं। इसको अगर आप कंपेयर करोगे 2 4 8 12, तो इसमें जैसे ये 1 है वो इसमें नहीं है, तो ये दो आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसमें 2 नहीं है तो ए इसके बराबर नहीं हो सकता, इसमें 3 नहीं है तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। तो ये बस सिंपल सी चीज़ है, आप देख के खुद ही सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो बी डी के बराबर है, बी और डी को कंपेयर करोगे तो जो नंबर्स इसमें है वही नंबर्स इसमें हैं। और दूसरा एक और है ई और जी, तो ई एंड जी -1 1 -1 1, तो ये दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं। दैट्स इट। ओके, तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसको आप खुद ही कर सकते हो। ओके, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सो वंस अगेन यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक। अब हम बात करते हैं कि सबसेट क्या होता है। देखो, किसी भी एक सेट का हर एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट का भी एलिमेंट हो तो उसको हम उसका सबसेट बोलते हैं। जैसे ए मैंने एक सेट ले लिया जिसमें 1 2 3 ये 3 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं। और एक बी ले लिया 1 2 3 4 5, तो ए का हर एलिमेंट बी का भी हर एलिमेंट है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है ए, और फिर ये साइड वाइज यू वाला एक सिंबल आता है बी, तो इसका मतलब ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी इफ़, अब ये जो लिखा है ना ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट ए का अगर बी का भी एलिमेंट होगा तो हम ये बोलेंगे कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अच्छा, हम दूसरी तरह से इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि B इज़ ए सुपर सेट ऑफ A। तो B और फिर इसी सिंबल को अगर मैं उल्टा करके लिख दूं तो हम इसको बोलते हैं कि B इज़ ए सुपर सेट ऑफ A। तो आगे जो डिस्कशन होगी वो हम सिर्फ सबसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे। तो सुपर सेट अब आप कंसिडर कर सकते हो कि जो भी दूसरी तरफ होगा वो बेसिकली सुपर सेट होगा। अब सबसेट कब नहीं होगा? अगर A में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो B में ना हो। जैसे A मैं ले लेता हूँ 1 2 3 6 और B है 1 2 3 4 5, तो 6 एक ऐसा एलिमेंट है A में जो B का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। तो उसी सिंबल में बीच में ये लाइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट, ये जो उल्टा ई का सिंबल है ना, ये उल्टा ई का सिंबल, तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ओके, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मेंबर ए विच बिलोंग्स टू ए सच दैट ए डज नॉट बिलोंग टू बी। तो कहने का मतलब कोई एक मेंबर है ए में, ए सेट में कोई एक मेंबर है जो बी का मेंबर नहीं है, तो इसलिए ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कोई भी एक सबसेट या तो प्रॉपर सबसेट कहलाता है या फिर इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर कब बोलेंगे और इम्प्रॉपर कब बोलेंगे, इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। देखो, मान लो मेरे पास एक सेट है A 1 2, एक सेट है B 1 2 3 और एक है C 1 2 3। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि A जो है वो C का सबसेट है और B वो भी C का सबसेट है। लेकिन फ़र्क क्या है, A C से छोटा है और B C के बराबर है। तो बस यही फ़र्क है कि जो सबसेट सेट से छोटा हो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, तो उसको ऐसे लिखेंगे A इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ C, और जो सबसेट सेट के बराबर हो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, तो B इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ C। तो इसीलिए उसी सिंबल के नीचे इक्वल टू का साइन डाल देते हैं। अब देखो, इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो जैसे लेस देन और लेस देन इक्वल टू, उसके साथ कंपेयर करके आप इसको जल्दी समझ सकते हो। एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उससे आप समझ सकते हो। जैसे 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3, ठीक है, 2 जो है वो 3 से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो उसी तरह से A जो है वो C से स्ट्रिक्टली छोटा है क्योंकि उसमें एक एलिमेंट कम है। अब दूसरी तरफ से 3 लेस देन और इक्वल टू 3, तो 3 3 के बराबर तो है लेकिन उसको मैं लेस देन इक्वल टू 3 भी लिख सकता हूं। तो उसी तरह से B C के बराबर है, लेकिन अगर मुझे इसको सबसेट की टर्म में लिखना हो तो फिर मैं ये वाला सिंबल डाल के इसको लिखूंगा। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि ऐसा सबसेट जैसे C का एक ऐसा सबसेट
जो C के बराबर ना हो, राइट। कोई भी एक सेट अपना खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो सबसेट की टर्म में अगर लिखना हो तो हम उसको बोलेंगे कि वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एम्प्टी सेट हमें पता है कि वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट है एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो वो भी अपना खुद का इम्प्रॉपर सबसेट ही है, क्योंकि खुद के तो वो बराबर ही है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली हम सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर सबसेट वाला जो सिंबल है ना, उसी को ही यूज़ कर लेते हैं। तो मोस्टली आप बुक्स में भी देखोगे तो इसी को यूज़ कर रखा होता है। तो इट्स ओके, आपके लेवल तक आप इसको यूज़ कर लोगे तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप इसको प्रिसाइजली लिख सको कि कौन सा प्रॉपर सबसेट है और कौन सा इम्प्रॉपर सबसेट है, तो इट विल बी मच बेटर। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो A और B इक्वल सेट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, A का हर एलिमेंट B में और B का हर एलिमेंट A में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि A और B आपस में बराबर होंगे। तो उसको लिखने का ये तरीका होता है, इफ A इज a सबसेट ऑफ B एंड B इज a सबसेट ऑफ A, दिस बोथ वे इम्प्लाइज। तो ये जो सिंबल है डबल साइड एरो का, इसका मतलब होता है बोथ वे इम्प्लाइज कि A इज इक्वल टू B। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर A B का सबसेट और B A का सबसेट है तो इससे हम कंक्लूड करेंगे कि A जो है वो B के बराबर है। और दूसरी तरफ से अगर हमें ये गिवन हो कि A जो है वो B के बराबर है, तो उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का सबसेट है। तो ये इसका मतलब होता है बोथ वे इम्प्लाइज का। ओके, अब हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में एम्प्टी सेट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो, एम्प्टी सेट जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको आप तीन तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। पहला एज अ सेट, दूसरा एज अ सबसेट और तीसरा एज एन एलिमेंट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एज ए सेट हमें पता है कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होता है। तो फाई एम्प्टी सेट है, ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एक सेट हो गया, ठीक है। दूसरा, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। अब देखो, मुझे पता है कि इसमें हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो बड़े कन्फ्यूज होते हैं कि फाई यानी कि एम्प्टी सेट ये हर एक सेट का सबसेट क्यों है, कैसे है। चलो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास A जो है वो सेट है 1 2 3, ठीक है, और B एक सेट है 1 2 3 4 5। ओके, तो अब A जो है मुझे पता चल रहा है कि B का सबसेट है, ठीक है। अब B में से अगर मैं 4 और 5 को निकाल दूं, हटा दूं, तो मुझे क्या मिलता है, 1 2 3 यानी कि A मिल जाता है। तो मुझे पता चल रहा है कि ये दो एलिमेंट्स बाहर निकालने से, इनको हटा देने से मुझे A मिल जाता है, B के अंदर से ही मुझे A मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। अगर मान लो A जो है वो एम्प्टी है और B है 1 2 3 4 5, तो B में से मैं 1 हटा दूं, 2 हटा दूं, 3 4 5 सारे हटा दूं, तो मुझे क्या मिलता है, एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, राइट। अब हम बात करते हैं एम्प्टी सेट एज एन एलिमेंट। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये मान लो मेरे पास एक सेट है A और इस सेट के अंदर क्या है, फाई। तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या A इन इटसेल्फ, क्या ये एक एम्प्टी सेट है? नो, A इज नॉट एन एम्प्टी सेट। देखो, इसको आप ऐसे समझो। देखो, एम्प्टी सेट बेसिकली क्या है, एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कुछ ना हो, ठीक है। तो जैसे एक खाली डब्बा, ठीक है, तो आप यूं समझ लो कि फाई जो है, फाई अपने आप में क्या है, एक खाली डब्बा, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन इस खाली डिब्बे को अगर मैं किसी और डिब्बे के अंदर डाल दूं, तो क्या वो डब्बा खाली रहेगा? वो तो खाली नहीं रहा ना। तो A जो है, A सेट के अंदर मैंने एक खाली डब्बा रखा हुआ है, तो A अपने आप में तो खाली नहीं हुआ, राइट। तो इसका मतलब ये जो फाई है, नाउ फाई इज व्हाट, इट इज एन एलिमेंट ऑफ A। ओके, फाई इज एन एलिमेंट ऑफ A। और दूसरी तरफ से फाई इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि फाई यानी कि एम्प्टी सेट हर एक
सेट का सबसेट होता है। तो अब इस केस में फाई ए का एलिमेंट भी है और फाई ए का सबसेट भी है। ए मान लो मेरे पास एक सेट है और उसमें दो एलिमेंट्स हैं पी क्यू, ठीक है। और बी जो है उसके अब सिर्फ तीन एलिमेंट्स हैं, एक है 0, एक है 2 और एक है सेट पी क्यू। तो पी क्यू का पूरा सेट जो है वो इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर अब आप ध्यान से देखो तो पी क्यू ये जो पूरा सेट है ये एक्चुअली क्या है, सेट ए। तो इसका मतलब बी को मैं लिख सकता हूँ 0, A, 2, राइट। तो ए सेट जो है वो एक्चुअली अब बी का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो देखो ये बात ध्यान रखो कि एक सेट जो है वो दूसरे सेट का जरूरी नहीं है कि हमेशा सबसेट ही हो। एक सेट किसी और सेट का एलिमेंट भी हो सकता है। आई नो इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो इसको मैं बड़ी सिंपल सी बिल्कुल ऑर्डिनरी सी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक गली है, ठीक है, और उस गली के 5 एलिमेंट हैं। और एलिमेंट क्या है, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, फिर एक घर और फिर चौथा कमरा। तो गली के अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। तो चारों कमरे जो हैं वो गली को बिलोंग करते हैं और घर जो है वो भी गली को बिलोंग करता है। यही बात हुई, ठीक है। लेकिन अब घर के अंदर हो सकता है 6 कमरे हों, तो घर के अंदर 6 कमरे हो सकते हैं, लेकिन वो कमरे जो हैं वो कमरे घर को बिलोंग करते हैं और घर जो है वो गली को बिलोंग करता है। तो जो घर के अंदर कमरे हैं वो डायरेक्टली गली को बिलोंग नहीं करते। तो घर जो है वो अपने आप में क्या है, एक सेट है, वो उन कमरों का एक सेट है। तो घर जो अपने आप में एक सेट है कमरों का, वो गली के लिए क्या है, गली के लिए एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो एक सेट जो है वो किसी और सेट का एलिमेंट भी हो सकता है। इसको आप इस एग्जांपल से हमेशा याद रखना, ठीक है। अब मान लो हमें ये एक सेट गिवन है A जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 0, सेट 1 और 2, और हमें ये 6 क्वेश्चंस जो हैं इनको सॉल्व करना है। तो बेसिकली इसमें हम क्या एक्सरसाइज करने वाले हैं कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि एलिमेंट कौन सा है और इसका सबसेट कौन सा है। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस अप्रोच में हमें सबसे पहले क्या करना है कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पहले आप एक साइड में लिख लो। तो जैसे 0, सेट 1 और 2 ये 3 एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है। और उसके बाद हम पहले ये वाले 3 क्वेश्चंस उठाते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये इसके एलिमेंट हैं या नहीं। तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप सीधा सीधा ये देखो कि क्या ये एलिमेंट आपको राइट हैंड साइड में जो हमने एलिमेंट्स डिस्प्ले किए उनमें दिख रहा है। अगर एज इज़ वहाँ पे आ रहा है तो ये एलिमेंट है, नहीं आ रहा तो ये एलिमेंट नहीं है। सबसे पहले इज़ 1 एन एलिमेंट ऑफ ए, तो राइट साइड में जो लिस्ट है उसमें ये नहीं आ रहा तो इसका आंसर हो गया नो। सेकंड, इज़ सेट 1 एन एलिमेंट ऑफ ए, तो राइट हैंड साइड पे देखो कि वहाँ पे सेट 1 हमने लिखा हुआ है, वो उसका एलिमेंट है, तो इसका आंसर हो गया येस। और थर्ड, इज़ सेट ऑफ सेट 1 एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको एज इज देखो क्या ये राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इसका आंसर क्या हो गया नो, ये इसका एलिमेंट नहीं है। अब हम बाकी के 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं जिनमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये इसके सबसेट है या नहीं। अब इसमें भी अप्रोच यही रहेगी, आपको ए के सबसेट्स, सारे सबसेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एलिमेंट्स की ही लिस्ट अभी भी राइट हैंड साइड पे जैसे डिस्प्लेड है सिर्फ इसी को ही डिस्प्लेड रखो और इसी को यूज़ करके हम क्विकली बताएंगे कि ये सब इसके सबसेट हैं या नहीं। सबसे पहले इज़ 1 अ सबसेट ऑफ ए, देखो इस क्वेश्चन को तो वैसे ही लिख दो नो। रीज़न क्या है, 1 जो है वो सेट ही नहीं है, तो जो सेट ही नहीं है वो सबसेट तो हो ही नहीं सकता, तो इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इज़ सेट 1 अ सबसेट ऑफ ए, देखो सेट 1 ए सेट का सबसेट कब होगा, जब सेट 1 के सारे एलिमेंट्स ए के भी एलिमेंट्स होंगे। तो सेट 1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। तो अब राइट साइड वाली लिस्ट में फिर से देखो क्या 1 हमें इस तरफ को दिख रहा है, सिर्फ 1 नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, इज सेट ऑफ सेट 1 अ सबसेट ऑफ ए,
तो अब इस सेट का जो सेट ऑफ सेट 1 है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? सेट 1। तो सेट 1 अपने आप में एलिमेंट है और राइट साइड वाली लिस्ट में हमें सेट 1 नज़र आ रहा है। एलिमेंट्स ऑफ ए की लिस्ट में सेट 1 हमने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो सेट है इट इज़ ए सबसेट ऑफ ए, राइट। तो सिर्फ यही मेथड है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट्स की लिस्ट किसी एक साइड पे लिख के रखनी है और उसी को यूज़ करके आप ये बताओगे कि एक एलिमेंट ए का एलिमेंट है या नहीं और एक सेट ए का सबसेट है या नहीं। अब मैं ये एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अब इसके बेस पे ये 6 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करना। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 0 1 एंड देन सेट 2 3। तो सेट 2 3 के बीच में भी कॉमा है, तो जैसे मैं बोलता हूँ ना कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लेनी है, तो उसमें ये वाला कॉमा कंसिडर नहीं करना क्योंकि ये एलिमेंट के अंदर है कॉमा, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर का कॉमा लेके उसको स्प्लिट नहीं करना। तो सेट 2 3 अपने आप में एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आप इसके बेस पे ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करके देखना। आंसर मैं 10 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। इस सेक्शन में हम बात करते हैं पावर सेट ऑफ अ सेट। देखो हमें कोई भी एक सेट गिवन हो, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ए सेट है मेरे पास 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, इस ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, उन सबका सेट, उसको हम बोलेंगे पावर सेट। यानी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तो ठीक है, हमें यह समझ में आ गया कि पावर सेट जो है वो सारे सबसेट्स की कलेक्शन होता है, सारे सबसेट का एक सेट होता है। तो अब चैलेंज ये है कि सारे सबसेट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक बड़ा सिंपल सा मेथड होता है और एग्जैक्टली कितने होंगे इसका भी एक फॉर्मूला होता है। देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। तो इस सेट ए के टोटल 8 सबसेट होंगे, राइट। अभी फाइंड आउट करके देखते हैं। देखो सबसे पहला सबसेट क्या है? एम्प्टी सेट। हमें पता है कि फाई यानी कि एम्प्टी सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है, तो पहले तो इसको आप लिख ही लो। लिख लिया, उसके बाद बड़ा सिंपल सा मेथड है। इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 3 1 2 3। तो इसको पहले आप साइड में लिख लो 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद पहले एक एक का कॉम्बिनेशन, तो यानी कि ये 1 2 3, तो ये 3 सेट आ गए। फिर 2 2 का कॉम्बिनेशन, यानी कि 1 2 2 3 और 1 3। अच्छा रिपीट नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि 1 2 ले लिया तो 2 1 भी ले लो। तो 2 1 लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 1 2 और 2 1 ये एक ही सेट है, वो 2 बार कंसिडर नहीं होगा। और उसके बाद 3 की कलेक्शन, तो 3 की कलेक्शन तो एक ही बनती है 1 2 3। तो अब अगर आप काउंट करके देखोगे तो आपके पास टोटल कितने सबसेट्स आ गए? 8। तो टोटल 8 सबसेट्स आ गए और अब इन 8 सबसेट का मैं एक सेट बना लेता हूं। तो ये जो सेट है ये क्या बन गया? पावर सेट ऑफ ए। अब आप एक काम करो, ये आपके पास सेट है बी 1 2 3 4। तो इसके टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं? 2 टू द पावर 4। तो अब आप इसको वेरीफाई करो कि क्या वाकई इसके 2 टू द पावर 4 इतने सबसेट्स होते हैं। पहले सबसेट्स निकालो और फिर उनका आप एक सेट बना लो, तो वो इसका पावर सेट हो जाएगा। अब इस सेक्शन में हम एक बड़ी सिंपल सी डिस्कशन करेंगे। हमारे पास जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, हमें ये देखना है कि कौन किसका सबसेट है। जैसे सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। और अगर इसी सेट में मैं 0 ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाता है? सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि हर नेचुरल नंबर जो है वो एक होल नंबर भी है, तो इट मीन्स नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो सबसेट है होल नंबर्स के सेट का, ठीक है। पहली बात हो गई। अब अगर मैं इंटीजर्स ले लूँ तो इंटीजर्स में 0 1 2 3 ये सब तो आएंगे ही, साथ में -1 -2 -3 ये सब भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब जो होल नंबर्स का सेट है वो सबसेट हो गया किसका? इंटीजर्स का, ठीक है। नेक्स्ट
अब हर एक इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर भी होता है। क्यों? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, मैं क्विकली बताता हूं कि उन सब नंबर्स का सेट जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो बेसिकली कहने का मतलब कि जो नंबर p बाय q की फॉर्म में लिखे जाएं। अब कोई भी एक इंटीजर ले लो, जैसे 5, तो 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ। -10 को मैं -10/1 लिख सकता हूँ। तो यानी कि मैं इसको p बाय q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब हर एक इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर भी है। तो इट मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये बात भी हो गई। अब फाइनली हमें यह भी पता है कि हर एक रैशनल नंबर जो है वो एक रियल नंबर होता है। तो इसलिए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो हैं ये सबसेट हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स का। तो ये तो एक चेन बड़ी अच्छी सी हमारे पास बन गई। ठीक है, अब बात करते हैं इररेशनल नंबर्स की। अब देखो हमें ये पता है कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स के सेट को अगर मिला लें तो हमें रियल नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो रियल नंबर्स का सेट बनता है। लेकिन हमें यह भी पता है कि कोई भी रैशनल नंबर इररेशनल नंबर नहीं हो सकता और कोई भी इररेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। तो इसलिए इररेशनल नंबर्स को हम सेपरेटली लिखेंगे कि सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, जिसको टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ वो r माइनस क्यू। r माइनस क्यू का मतलब कि रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स के सेट को माइनस कर दो तो हमें इररेशनल नंबर्स का सेट मिल जाता है। तो r माइनस क्यू ये जो सेट है, दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इस सेक्शन में हम एक और बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही छोटा सा एक टॉपिक कवर करेंगे, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ r, यानी कि सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो ये मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, तो ये 5 नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। तो मैंने करली ब्रैकेट्स में इसको डाला है। देखो जब करली ब्रैकेट्स डालते हैं ना, तो करली ब्रैकेट्स के अंदर जैसे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स हैं। इसमें सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं इसी के पीछे डॉट 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 लगा दूं तो इसका मतलब ये एक पैटर्न बन गया जो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स लिखने के लिए हम ये डॉट 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 यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर डॉट 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 ना हो तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। अब मान लो मुझे 1 से लेके 5 तक के रियल नंबर्स लिखने हो। देखो मैंने आपको बताया था कि सेट दो तरीके से लिखते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है टैबुलर फॉर्म। ठीक है, अब मान लो मेरे पास ये एक सेट है कि मुझे उन सब रियल नंबर्स का सेट लेना है, उन सब रियल नंबर्स का सेट लेना है जो 1 और 5 के बीच में लाई करते हो। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, तो इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं मुझे उन सब का सेट लिखना है। तो ये तो हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन इसको क्या मैं टैबुलर फॉर्म में लिख सकता हूँ? मैं इसको टैबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकता। जो करली ब्रैकेट्स वाली फॉर्म है उसमें मैं नहीं लिख सकता। रीज़न क्या है कि 1 से लेके 5 तक देर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 1 का इमीडिएट नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा है हमें नहीं पता, क्योंकि 1 से बड़ा 1.1 भी है, 1.01 भी है, 1.00001 भी है एंड सो ऑन। तो हमें ये नहीं पता कि 1 का इमीडिएट नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा है। तो हम कोई पैटर्न नहीं बना सकते, हम कोई पैटर्न नहीं बना सकते। तो इसीलिए रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल्स यूज करते हैं। और इसके लिए दो तरह की ब्रैकेट्स यूज होती हैं। एक हम यूज करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये हो जाती है क्लोज्ड इंटरवल के लिए। और दूसरा हम यूज करते हैं ये राउंड ब्रैकेट्स, ये रिप्रेजेंट करती हैं ओपन इंटरवल्स को। अब ये क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होते हैं मैं ये आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम क्लोज्ड इंटरवल की एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ ऑल दोस x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 5 और स्क्वायर ब्रैकेट से ही क्लोज्ड। तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये लेस देन इक्वल टू सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। लेस देन इक्वल टू मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट 1 का मतलब ये है कि 1 भी इंक्लूडेड है, और 5 की तरफ भी स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसका मतलब 5 भी इंक्लूडेड है। तो इस केस में हमें एग्जैक्टली पता है कि ये इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब ओपन इंटरवल की एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो इसी को ही मैं ऐसे लिख दूं कि 1 स्ट्रिक्टली लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन 5, तो इसका मतलब 1 को छोड़ दो और 5 को छोड़ दो, लेकिन इनके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सबका सेट, तो इनके बीच भी इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर्स हैं, उन सबका सेट, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट से। अब राउंड ब्रैकेट का मतलब बेसिकली क्या है कि ना तो 1 इंक्लूड हुआ ना 5 इंक्लूड हुआ, लेकिन इनके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड हो गए। अब इसको ओपन क्यों बोलते हैं? ओपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि सबसे पहला रियल नंबर कौन सा है और सबसे लास्ट वाला रियल नंबर कौन सा है। रीज़न, हमें यह पता है कि 1 हमें नहीं इंक्लूड करना, लेकिन 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर हो वो इस सेट में आएगा, लेकिन 1 से बड़ा इमीडिएट नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है वी डोंट नो। तो इसलिए हमें नहीं पता कि ये एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट केस इसमें क्या बनेगा ओपन इंटरवल में कि एक तरफ से क्लोज्ड है और एक तरफ से ओपन। जैसे मैं यही एग्जांपल ले लूँ कि 1 लेस देन इक्वल टू x स्ट्रिक्टली लेस देन 5, तो 1 तो इंक्लूडेड है लेकिन 5 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 की साइड पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 5 की साइड पे हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और एक और केस बन जाता है कि 1 स्ट्रिक्टली लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, तो इस केस में 1 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 5 जो है वो इंक्लूडेड है। तो बेसिकली यूँ समझ लो कि जहाँ लेस देन इक्वल टू आ गया वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, जहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन आ गया वहाँ राउंड ब्रैकेट आएगी। दैट्स इट। ओके, अच्छा, दूसरा लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल, अब इन सभी केसेस के लिए जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो क्या हो जाएगी 5 - 1। तो लेंथ ऑफ इंटरवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चारों केसेस के लिए बराबर होगी 5 - 1 यानी कि 4। अब हम ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कंसिडर द सेट्स phi a is equal to 1 3, b is equal to 1 5 9 और c is equal to 1 3 5 7 9. Insert the symbol subset of or not a subset of between each of the following pair of sets. तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि क्या phi b का सबसेट है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है, तो यहाँ तो ये आ जाएगा कि इट इज़ ए सबसेट ऑफ b। सेकेंड, a सबसेट है b का या नहीं, तो ये देखो कि a के सारे एलिमेंट क्या b के एलिमेंट्स हैं? नहीं। हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि 3 बिलोंग्स टू a बट 3 डज नॉट बिलोंग टू b, सो दिस इम्प्लाइज, यहीं पे लिख देता हूँ कि a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b। ठीक है, नेक्स्ट, a c का सबसेट है या नहीं, तो 1 3, 1 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो इट इज़ ए सबसेट। तो आपको लिखना है कि every element of A is an element of C, that's why A is a subset of C। ठीक है, नेक्स्ट, B और C, तो B और C में 1 भी है 5 9 1 5 9, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो B is a subset of C and that's it। Let's move to the next question। तो ये भी वैसा सही है, बड़ा सिंपल सा है। ये दो सेट्स गिवन है, ये A है ये B है, और वो बोलता है कि इज A a subset of B? नो, तो उसने खुद ही बता रखा है कि नहीं है, बताओ क्यों। तो A B का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट A में है जो B में नहीं है, तो वो फाइंड आउट कर लो कोई एक एलिमेंट, जैसे E। तो E जो है वो इधर नहीं है, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि E बिलोंग्स टू A बट E डज नॉट बिलोंग टू B, दैट्स वाई A is not a subset of B, right? Is B a subset of A? तो B ये A का सबसेट नहीं है, तो अब इधर देख लो कोई एक ऐसा एलिमेंट जो इसका एलिमेंट ना हो, जैसे कि B। तो सिमिलरली यहाँ आप लिख दोगे कि B belongs to B but B does not belong to A, that is why B is not a subset of A, that's it, right? Let's move to the next example। अब ये क्वेश्चन कहता है let A, B and C be 3 sets if A is an element of B, A B का एलिमेंट है, and B is a subset of C, B C का सबसेट है, is it true that A is also a subset of C? तो
वो कहता है इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल इसमें ये ले ली कि ए मान लो एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट है 1 और ए पूरे का पूरा यानी कि ये बी का एक एलिमेंट है, ठीक है। ए जो है वो बी का एलिमेंट है और बी फर्दर सी का सबसेट, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सी में आ रहे हैं, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं। तो हमने ये कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई कर दी कि ए जो है वो बी का क्या हो गया, एलिमेंट, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बी मेरे पास क्या हो चुका है, बी हो चुका है 0, ये सेट 1 बेसिकली ए के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा ए, 2, ये इतना हो गया एक्चुअली। और इसी तरह से इसको भी अगर मैं सेट 1 की जगह ए लिखना चाहूँ तो सी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, इसकी जगह आ गया ए, देन 2, 3, तो ये हो गया मेरे पास सी। तो अब ए बिलोंग्स टू बी, तो ए बिलोंग्स टू बी, ए बी का एलिमेंट है, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, बी के सारे एलिमेंट्स सी के भी सारे एलिमेंट हैं, लेकिन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। कैसे? ए सी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट सी के सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन ए का एलिमेंट क्या है, ए का एलिमेंट है 1, ए का एलिमेंट है 1, लेकिन 1 सी का एलिमेंट नहीं है। तो ये एग्जांपल हमने ले ली जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, लेकिन इसको नहीं करती, तो दिस इज नॉट ट्रू। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है कि अगर ए बी का एलिमेंट हो और बी सी का सबसेट हो, तो ये जरूरी नहीं है कि ए जो है वो सी का सबसेट होगा। हाँ, ये जरूर है कि ए जो है वो सी का एलिमेंट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए जो है वो सी का एलिमेंट है, लेकिन सबसेट नहीं है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो अब हम ये पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। इट सेज मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट ऑफ और नॉट ए सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं ये हमें फिल करनी है। देखो, अगर तो ये इसका सबसेट है तो हम लिखेंगे सबसेट है, अगर नहीं है तो बोलेंगे नहीं है, सीधी सी बात है। तो 2 3 4 इसके तीनों एलिमेंट्स 2 3 4 इसमें भी हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। ए बी सी बी सी डी, तो ए जो है, ए एक ऐसा एलिमेंट है इस साइड पे जो इधर नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ, ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं हुआ। नेक्स्ट, set of all those x such that x is a student of class 11 of your school। तो हमें उन सब स्टूडेंट्स की कलेक्शन लेनी है जो आपके स्कूल में 11th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपके क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब का सेट, ठीक है। क्या ये सबसेट है इसका, और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस x such that x is a student of your school। तो आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का सेट, आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब का सेट। तो ऑब्वियसली ये इसका सबसेट होगा, जो आपकी क्लास 11 का स्टूडेंट होगा वो स्कूल का स्टूडेंट तो होगा ही होगा। तो इसके सारे एलिमेंट्स, इसके भी सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया, इट इज़ ए सबसेट। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, ये कहता है हमें कलेक्शन लेनी है उन सब x की सच दैट x इज ए सर्कल। तो x जो है वो एक सर्कल है इन द प्लेन। तो कोई एक प्लेन है उसके अंदर x जो है वो एक सर्कल है। तो जैसे ये मान लो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये मान लो एक 2D प्लेन है, ठीक है। तो कोई भी प्लेन हो सकता है, तो 2 डायमेंशनल प्लेन होना चाहिए। तो आप ये मान लो, तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन है और इसके अंदर ये सर्कल्स हैं, ठीक है। तो ये जो सेट है x इज ए सर्कल इन द प्लेन। तो इस प्लेन के अंदर जितने भी सर्कल्स हैं ये इनका सेट है, ठीक है। दूसरा सेट क्या है, x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में ही सर्कल है, सेम प्लेन, इसी प्लेन में सर्कल है विद रेडियस 1 यूनिट, लेकिन सिर्फ उन्हीं का सेट जिनका रेडियस 1 यूनिट हो। तो जैसे ये मान लो, ये जो रेड वाले हैं सारे, तो ये रेड वाले मैंने बराबर साइज के बना रखे हैं, तो इन सब का रेडियस आप 1 यूनिट मान लो, ठीक है।
तो सिर्फ ये वाले हो गए जो 1 यूनिट रेडियस वाले हैं, ठीक है। इसी प्लेन के अंदर ये हो गए जो 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल हो गए, ठीक है। तो क्या अब ये सेट इसका सबसेट है? नो, इट इज नॉट अ सबसेट, क्योंकि ये जो सेट है इसमें ये सारे सर्कल्स आ रहे हैं और ये जो सेट है इसमें सिर्फ ये रेड वाले सर्कल्स आ रहे हैं। तो ये वाला सेट बड़ा है और ये वाला सेट छोटा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये इसका सुपर सेट है। अगर ध्यान से देखोगे तो इन सब का सेट जो है, यानी कि रेड वाला जो सेट है, ये बड़े वाले का सबसेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट एक गलती करते हैं। गलती क्या है? उनको एक्चुअली ना इस तरह की स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आती, उनको बड़ी कन्फ्यूजन होती है, खास करके ऐसी स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद। ये क्या कन्फ्यूजन है मैं ये बताता हूँ। देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना कि सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, ए सर्कल, तो उनको लगता है कि शायद सिर्फ एक ही सर्कल होगा। ए सर्कल लिखा तो मतलब एक सर्कल, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक सर्कल नहीं है, एक से ज़्यादा सर्कल हो सकते हैं। दिस इज जस्ट ए कंडीशन। ये कंडीशन है कि हमें वो सारे एक्स पिक करने हैं, वो सारे एक्स पिक करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो यानी कि मुझे वो वाला एक्स पिक करना है जो इस प्लेन में एक सर्कल हो। तो जैसे मैं इसको लेता हूँ, क्या ये सर्कल है? दिस इज अ सर्कल इन द प्लेन, तो ये इस सेट में आ गया। इसको लेता हूँ, क्या ये एक सर्कल है इस प्लेन के अंदर? येस, इट इज़ अ सर्कल, तो ये भी आ गया। ये क्या इसके अंदर एक सर्कल है? येस, ये है, तो ये इसमें आ गया। तो ए सर्कल का मतलब ये नहीं है सिर्फ एक सर्कल। दिस इज जस्ट ए कंडीशन, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। तो जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर सर्कल शेप का है वो इस सेट को बिलोंग करेगा, राइट। लेट्स नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल। तो एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन, तो कोई एक प्लेन है उसके अंदर x जो है वो एक ट्रायंगल है। तो कहने का मतलब जैसे ये एक प्लेन है, तो ये एक प्लेन सरफेस ले लिया और उसके अंदर ये कुछ ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो इन सब ट्रायंगल्स का सेट ये हो गया। और ये क्या है? उसी प्लेन के अंदर x इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो उसी प्लेन के अंदर रेक्टेंगल्स का सेट। तो एक प्लेन है जिसमें कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ रेक्टेंगल्स हैं, तो ये हो गया ट्रायंगल्स का सेट और ये हो गया रेक्टेंगल्स का सेट। तो क्या ये इसका सबसेट है? नहीं है, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल हो ही नहीं सकती। तो दिस इज नॉट ए सबसेट। डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो ये मान लो मेरे पास कोई एक प्लेन है और उसके अंदर काफ़ी सारी ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, ठीक है। इस प्लेन में बहुत सारी ट्रायंगल्स बनी है, लेकिन इनके अंदर अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे ये रेड वाली सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं जिनकी सारी साइड्स बराबर हैं, तो इनका सेट ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। इसी प्लेन के अंदर कोई भी ट्रायंगल हो वो इस सेट को बिलोंग करेगी। तो कहने का मतलब ये जितनी भी ट्रायंगल्स हैं इस प्लेन में, इन सब की कलेक्शन ये वाला सेट हो गया। तो अब हमें दिख ही रहा है कि ये जो रेड वाली हैं, ये इस पूरे का सबसेट है, ठीक है। और रेड वाला ये सेट हो गया और जो सारी ट्रायंगल्स की कलेक्शन है वो ये सेट हो गया। तो इसका मतलब इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो इस तरह से विजुलाइज करके आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बड़ा ही सिंपल सा है। ये सेट है सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सब की कलेक्शन ये इवन नेचुरल नंबर हो गया। इंटीजर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और -1, -2 और ये सब भी होते हैं। तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन यहाँ पे भी आ रहे हैं, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा था। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बड़ी सिंपल सी है। A, B ये सेट क्या इसका सबसेट है?
तो ए बी, ये रहा ए, ये रहा बी, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स हैं, तो इट इज़ ए सबसेट, तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, लेकिन इसने बोला इट इज़ नॉट ए सबसेट, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ओके, नेक्स्ट ए ई, ये सेट इज़ ए सबसेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यानी कि ये जो सेट है ये क्या बन गया, ए ई आई ओ यू, राइट, ये सेट बन गया। तो ए ई ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ए ई इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5, सो दिस इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि 2 एक ऐसा एलिमेंट है इस तरफ जो इस तरफ नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉल्स। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट ए बी सी, तो इसका एलिमेंट ए इसका भी एलिमेंट है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रू, सिंपल। सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, सेट ए बी सी, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉल्स। व्हाई फॉल्स, ये अगर इसका एलिमेंट है, इसका मतलब है एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये एज इज यहाँ पे होना चाहिए था, तो सेट ए एज इज यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, अब ये पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या है, ये हमें एक सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा है और साथ में इवन भी है, तो ये एक हो गया 2 और एक हो गया 4, क्योंकि यही दो नंबर्स ऐसे हैं जो इवन नंबर्स हैं, नेचुरल भी हैं और 6 से छोटे, ठीक है। और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 आ जाएगा, 6 आएगा, 9 होगा, 12 होगा, उसके बाद आ जाएगा 18 एंड देन 36 इटसेल्फ, तो ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स 36 को डिवाइड करते हैं। तो अब ये इसका सबसेट है, इधर 2 4 और इधर 2 4, तो ये इसका सबसेट है, तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखने में ट्रिकी है, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, अब उसी को यूज़ करके इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी ए सेट 1 2 देन सेट 3 4 एंड 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं, ये इसका एलिमेंट है या नहीं, तो एलिमेंट्स और सबसेट यही हमें आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप एक काम करो कि आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को निकाल के लिख लो और वो एलिमेंट्स ऑफ ए हो जाएंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ ए हो गए 1 2 और ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट है, 3 4 पूरा एलिमेंट है, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ निकालनी है, लेकिन इसके अंदर जो कॉमा है उसको नहीं स्प्लिट करना, ठीक है। तो ये अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट है, तो 1 2 देन 3 4 एंड देन 5, तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को हम एक तरफ लिख लेंगे, ये मैंने इसको इस साइड पे लिख के रख लिया और इसी को रेफर करके हम फटाफट से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम ये बिलोंग्स टू वाले इनको सॉल्व करके देखते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पहले मैं एलिमेंट्स फाइंड आउट करता हूं। देखो कितना सिंपल है, ये इसका एलिमेंट है या नहीं, ये पूरा इसका एलिमेंट है या नहीं। आप ये देखो कि क्या ये पूरा एज इज इधर आ रहा है, तो 3 4 का सेट ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। ये ठीक हो गया, ये ट्रू हो गया, क्योंकि ये पूरे का पूरा इसका एक एलिमेंट है। 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 ये रहा 1, तो ये भी हो गया ट्रू। 1 2 5, तो ये पूरा सेट क्या इस लिस्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो दिस इज रॉन्ग। 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 को जब एज एन एलिमेंट देखना है तब भी आप ये देखोगे कि 5 जो है क्या वो इस लिस्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 5 जो है वो हर किसी का सबसेट होता है, एलिमेंट जरूरी नहीं है हो, ओके। एलिमेंट होगा तो वो यहाँ पे लिस्ट में मैंशनड होगा, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ओके।
तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, एलिमेंट्स को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि है या नहीं है। सेम वे में ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम इनको भी सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ ये बाकी जो बचे इनके ऊपर फोकस करते हैं। देखो 3, 4 ये जो सेट है, ये पूरा सेट, ये ए का सबसेट कब होगा? जब इसके ये दोनों एलिमेंट्स ए के भी एलिमेंट्स होंगे। तो आप देखो कि क्या 3 और 4 क्या इस लिस्ट में आ रहे हैं? 3 क्या इस लिस्ट में है? नहीं है, ठीक है। 4 भी नहीं है, तो ना 3 है ना 4 है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट, ये जो सेट है, ये जो पूरा बड़ा वाला सेट है, इसके अंदर एक्चुअली एक ही एलिमेंट है। तो ये पूरा सेट जो है ये एक्चुअली इसका एक एलिमेंट है। तो ये इसका एलिमेंट है, तो क्या ये एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है? और यस, ये ए का भी एलिमेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। इसको तो वैसे ही कांटा मार दो, चेक भी नहीं करना। क्यों नहीं चेक करना? क्योंकि इसको इसका सबसेट होने के लिए पहले सेट तो होना पड़ेगा। तो 1 तो अपने आप में सेट ही नहीं है, तो जो सेट ही नहीं है वो सबसेट तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो वैसे ही नो लिख दो, ठीक है, डन। नेक्स्ट, सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। नाउ दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। मैंने आपको पहले बड़ी डिटेल में ये चीज समझाई थी, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। इस वाले सेट के अंदर एक एलिमेंट है फाई, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, फाई इज एन एलिमेंट। और क्या फाई इस लिस्ट में है? नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये देखते हैं 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए। तो 1, क्या 1 इसका एलिमेंट है? 2 इसका एलिमेंट है, 5 इसका एलिमेंट है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, 1, 2, 3, 1 ए का एलिमेंट है, 2 ए का एलिमेंट है, 3 क्या ए का एलिमेंट है? 3 नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। 5 सबसेट ऑफ ए, दिस इज ट्रू, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, राइट। तो ये तरीका है, आपने सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ ए ये आइडेंटिफाई करके रखने हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने बड़े आसान होते हैं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये हमें 4 सेट दिए गए हैं, इनके हमें सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 टू द पावर n। और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1, यानी कि इसमें इसके टोटल 2 सबसेट्स होंगे, सिर्फ 2 सबसेट्स हो सकते हैं। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर 2 यानी कि इसमें 4 सबसेट होंगे, इसके 8 सबसेट होंगे, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक सबसेट होगा, क्योंकि 5 इज एन एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट के अंदर 0 एलिमेंट्स होता है। तो 2 टू द पावर 0 यानी कि 1। तो बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद ये मैं सीधा ही यहाँ पे डिस्प्ले करता जा रहा हूँ, ठीक है। सेट ए के अंदर कौन कौन से सबसेट होंगे? एक तो एम्प्टी सेट होगा और एक ये खुद ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो टोटल हो गए 2। नंबर 2 में एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा, फिर एक का कॉम्बिनेशन ले लो और फिर 2 का कॉम्बिनेशन ले लो। पहले एक का, फिर 2 का, तो ये टोटल 4 सेट्स हो गए। और इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले एम्प्टी सेट आ गया, फिर उसके बाद एक का कॉम्बिनेशन, तो ये एक का कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद 2 का कॉम्बिनेशन ले लो, तो ये हमारे पास 2 का कॉम्बिनेशन आ गया, और उसके बाद 3 का कॉम्बिनेशन। तो 3 का कॉम्बिनेशन तो बेसिकली एक ही बनेगा। तो टोटल काउंट करोगे तो 8 मिलेंगे। अब बात रहेगी एम्प्टी सेट की। तो एम्प्टी सेट के अंदर सिर्फ एक ही सबसेट होगा, और वो क्या है? वो खुद ही, यानी कि एम्प्टी सेट। तो इसमें सिर्फ एक ही इसका सबसेट हो सकता है, एम्प्टी सेट इटसेल्फ, दैट्स इट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट? जब ऐसे लिखते हैं P ऑफ A, तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ A इफ A इज एन एम्प्टी सेट। देखो, सबसे पहली बात हमें ये पता है कि पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? अभी हमने किया है, पिछले क्वेश्चन में अभी हमने किया है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 टू द पावर n मतलब कि इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, 5 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 0, तो 2 टू द पावर 0 यानी कि 1।
तो फाई का एक ही सबसेट होगा। और अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि सबसेट्स ऑफ फाई सिर्फ एक ही होगा और वो है खुद ही फाई, ठीक है। और अब इसी का सेट ले लो, इसी का आप सेट ले लो, तो ये जो सेट है ये पावर सेट ऑफ ए यानी कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट बन गया, दैट सेट। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, -4 स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये रियल नंबर्स का सेट है और रियल नंबर्स के सेट को हमें पता है कि हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा ये हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन, तो बेसिकली इसको ओपन ही बोलते हैं। तो -4 की तरफ स्ट्रिक्टली लेस देन है तो उधर राउंड ब्रैकेट आ गई, और जिधर लेस देन इक्वल टू है उधर हमारी स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, दैट सेट। सिमिलरली ये स्ट्रिक्टली लेस देन है तो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। अब इधर लेस देन इक्वल टू है तो इधर तो स्क्वायर आ जाएगी, और इधर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो इधर हमारे पास राउंड ब्रैकेट आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरफ स्क्वायर और उस तरफ राउंड, और इधर दोनों तरफ लेस देन इक्वल टू है तो दोनों तरफ ये क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। सो दैट्स योर आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ऐसा ही अब सिर्फ रिवर्स है, अगले क्वेश्चन में हमें उल्टा करके लिखना है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी इसकी, -3 से लेके 0 लेकिन ओपन। तो ओपन का मतलब यहाँ पे भी लेस देन का साइन आएगा और इसके लिए भी लेस देन का सिंबल आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 0। वैसे मैं बताऊँ x बिलोंग्स टू r, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वैसे जनरली हम लोग इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये ना हो और सिर्फ इतना ही लिखा हो तो इसका मतलब फिर यही बनता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो -3 से बड़ा हो और 0 से छोटा है तो उसमें फिर हम रियल नंबर ही कंसिडर करते हैं। लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि आप इसको मेंशन कर दो। ओके, ये स्क्वायर ब्रैकेट तो यानी कि इसके लिए भी लेस देन इक्वल टू, इसके लिए भी लेस देन इक्वल टू, तो ये मेरा ये आंसर हो गया। अब ये राउंड ब्रैकेट तो ये हो जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। सो दिस विल बी माय आंसर। और सिमिलरली इस तरफ के लिए लेस देन इक्वल टू और इस तरफ के लिए स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, एंड दैट्स योर आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट प्रपोज करने हैं इनके लिए। देखो यूनिवर्सल सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी मैंने डेलिबरेटली अभी थोड़ा सा होल्ड करके रखा है, वो मैं आपको इस एक्सरसाइज के बाद समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि अच्छे से डिटेल समझानी चाहिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि आप किसी भी एक ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हो जो इसका सुपर सेट हो, ठीक है, या यूँ कह लो कि एक ऐसा सेट जिसका ये सबसेट हो उसको मैं इसका यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये जो सेट है ये जिसका सबसेट होगा उसको मैं इसका यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप एक ऐसा सेट फाइंड आउट करो जो बेसिकली इसका सुपर सेट हो, दैट सेट। तो अभी हम यही काम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो जितनी भी राइट ट्रायंगल्स हैं, यानी कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो जितनी भी ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं इन सब का सेट। तो इन सब का सेट अगर मैं सारी ट्रायंगल्स का सेट ले लूँ तो वो इसका सुपर सेट बन जाएगा, तो उसको मैं इसका यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सिमिलरली अगर सारी ट्रायंगल्स और सारी रेक्टेंगल्स अगर मैं इनका एक सेट ले लूँ तो ये तो और भी बड़ा सेट बन गया, तो ये इसका भी सबसेट होगा, तो इसको मैं इसका यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकता हूँ। और इसी तरह से अगर मैं सारी राइट ट्रायंगल्स, क्योंकि मुझे ये सेट जो गिवन है वो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है, तो मैं इन सब का सेट और उसके साथ साथ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल्स का भी सेट ले लूँ, तो ये सारी ट्रायंगल्स अगर मैं इकट्ठी ले लूँ तो ये इसका भी सबसेट है, तो इसको मैं इसका यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जैसे कि ये दो साइड्स इसकी आपस में बराबर हो, तो दो साइड्स जिनकी बराबर हो वो हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो ऐसी सारी ट्रायंगल्स ले लो, और दूसरी तरफ मैं सारी ट्रायंगल्स ले लेता हूँ। तो मैं सारी ट्रायंगल्स अगर ले लूँ तो उनके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स तो आ ही जाएंगी, तो ये इसका एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप यूनिवर्सल सेट्स को डिफाइन कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। गिवन द सेट्स ए बी एंड सी, तो ये 3 सेट्स दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी एंड सी। तो इन चारों में से कौन इनका यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया जा सकता है? उसी को कंसिडर कर सकते हैं जिसके ये तीनों सबसेट हों। ए भी अगर इसका सबसेट, बी भी सबसेट और सी भी इसका सबसेट होगा तो उसको मैं इसका यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकता हूँ। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये जो है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं x बोल देता हूँ, इस सेट को मैं x बोल देता हूँ। उससे ना क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। सेट को अगर एक नाम दे दो तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। कैसे? देखो, अब सबसे पहले ये देखो कि क्या a इसका सबसेट है। 1 3 5 1 3 5, तो मैं लिख सकता हूँ कि a इज ए सबसेट ऑफ x, तो ये लिखना आसान हो गया। b 2 4 6 2 4 6, तो b जो है ये भी सबसेट हो गया x का, ठीक है। c 0 2 4 6 8 0 2 4 6, और 8 नहीं है तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 8 belongs to c but 8 does not belong to x. This implies, that's why we can say that x is not a universal set of a, b and c. तो इसको मैं इनका यूनिवर्सल सेट कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि ये सेट C का सुपरसेट नहीं है, या यूं कह लो कि C इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट फाई, देखो फाई तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि A फाई का सबसेट हो ही नहीं सकता। फाई इसका सबसेट है लेकिन A फाई का सबसेट नहीं है, तो कोई भी इसका सबसेट नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट थर्ड हमारे पास ये सेट था तो इसको मैंने Y बोल दिया, ठीक है। अब A 1 3 5 1 3 5, तो A इज ए सबसेट ऑफ Y। 2 4 6 2 4 6, तो B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ Y। 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, and C is also a subset of Y. This implies Y can be considered as universal set of A, B, C, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट Z, तो इसको Z बोल दिया। अब देखो 1 3 5 1 3 5, तो A इज ए सबसेट ऑफ Z। 2 4 6 2 4 6, B इज ए सबसेट ऑफ Z। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मिल रहे हैं। 0 2 4 6 8, तो 0 इसमें नहीं है, तो 0 बिलोंग्स टू C but 0 does not belong to Z, so that's imply we cannot consider as a universal set, right? तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज अब यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो इनिशियली मेरा प्लान यही था कि मैं सिंगल वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर करूँ, लेकिन इवेंचुअली मुझे ऐसा लगा कि वैसा करने से मुझे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उनको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में ही समझाऊंगा, तो इसलिए मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ। इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और बाकी मैं सेकंड पार्ट में कवर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।